नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल आखिरकार शराब घोटाले में डबल फंदे में फंस गए हैं। एक तरफ सीबीआई है और दूसरी तरफ ईडी है। ईडी के मामले में तो आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा था। उनको जो राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, उस पर जो स्टे लगा रखा था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि इस मामले पर रेगुलर बेंच जो है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो सुनवाई करेगा। यानी कि वहां पर मामला 11 जुलाई तक टल गया। तब तक छुट्टियां हैं अदालतों में और उसके बाद रेगुलर बेंच जब भी बैठेगी तब अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन मंगलवार आधी रात को अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेला हो गया। पहले तो मंगलवार को दिन भर सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आधी रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर बुधवार को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की विशेष कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से 3 दिन का रिमांड सीबीआई को अरविंद केजरीवाल का मिल गया है। लेकिन कोर्ट में जिस तरह की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा, वो गौर करने वाली है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि आबकारी पॉलिसी से जुड़े घोटाले में वो भी निर्दोष है, सिसोदिया भी निर्दोष है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए सीबीआई इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। मीडिया में इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उन्होंने शराब घोटाले का सारा ठीकरा सिसोदिया के सिर पर फोड़ दिया है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर शराब घोटाले में केजरीवाल निर्दोष है, सिसोदिया निर्दोष है और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया है, तो फिर खुद अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन से भागते हुए क्यों फिर रहे थे? जब 30 अक्टूबर को पिछले साल पहला सम्मन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा था, तो अरविंद केजरीवाल उसी वक्त ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए? किस बात से वो डर रहे थे? 9 सम्मन उनको भेजे गए और हर बार अरविंद केजरीवाल ने बहाना बनाया, तो वो ईडी के सामने पेश होने से क्यों बच रहे थे? और जब ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया, तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए अपने आईफोन का पासवर्ड ईडी को क्यों नहीं दिया? क्यों डर रहे थे वो अपने आईफोन का पासवर्ड ईडी से शेयर करने में? ऐसा उनके फोन में क्या था जिसकी जानकारी वो ईडी को नहीं दे सकते थे? अगर सीबीआई की विशेष अदालत में अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, तो फिर अपने आईफोन का पासवर्ड उन्होंने ईडी को क्यों नहीं दिया? तब तो वो डर रहे थे। और फिर 2020-21 में जब ये आबकारी पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी के वक्त जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो मोबाइल फोन कहां चला गया? ऐसे कैसे किसी नेता का आईफोन गुम हो सकता है कि उसे याद ही नहीं है? सीबीआई ने पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल से ये पूछा था कि नई आबकारी पॉलिसी लाने के पीछे मंशा क्या थी। तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को कुछ निर्देश दिए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नई आबकारी पॉलिसी, जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5% से 12% किया गया था, जिसमें L1 लाइसेंस की फीस 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई थी, अगर ये सब कुछ दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ाने के मकसद से किया गया था, तो जैसे ही मई 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने इस नई आबकारी पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों कर लिया था? अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी और दिल्ली का रेवेन्यू इससे बढ़ रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों किया था? हटाया क्यों था? और फिर जो दिशा निर्देश मनीष सिसोदिया को दिए गए थे, वो क्या थे? किस बारे में थे? अब तक तो आपको याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये कहते आए थे कि उनको नई आबकारी पॉलिसी के बारे में कुछ पता नहीं था। किसने वो आबकारी पॉलिसी बनाई, कैसे बनाई गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यही राग अलापते आ रहे थे अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने यही कहा था कि आबकारी घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। बिना वजह सीबीआई और ईडी ने इस मामले को दर्ज किया है।
लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सीबीआई पूछताछ के दौरान ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई आबकारी पॉलिसी लाई गई थी और इस सिलसिले में उन्होंने मनीष सिसोदिया को कुछ दिशा निर्देश दिए थे, तो वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नई आबकारी पॉलिसी के बारे में उनको जानकारी थी, क्योंकि उनके दिशा निर्देशों पर ही सिसोदिया ने नई आबकारी पॉलिसी बनाई थी। ये बात खुद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जबकि अभी तक वो ये कहते आए हैं कि उन्हें आबकारी पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर यहां पर यह भी याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया के जो आबकारी विभाग में पीए हुआ करते थे सी अरविंद, उन्होंने भी ईडी और सीबीआई के सामने अहम खुलासे किए थे। उन्होंने सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था उसमें ये कहा था कि जब उनको नई आबकारी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट दिया गया था तो सिसोदिया ने फोन करके उनको केजरीवाल के घर पर आने के लिए कहा था, और जब वो केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे तो केजरीवाल की मौजूदगी में वो फाइनल ड्राफ्ट सिसोदिया ने उनको सौंपा था। और वहां पर सत्येंद्र जैन भी उस वक्त मौजूद थे, यानी कि वहां पर बैठक चल रही थी केजरीवाल के घर पर। और तब उनको पहली बार ही पता चला था कि नई आबकारी पॉलिसी में प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, और ये उनके लिए शॉकिंग था। इन्हीं सी अरविंद ने ये जानकारी भी दी थी ईडी को कि एक बार राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद है, वो पंजाब के आबकारी कमिश्नर और पंजाब के आबकारी अधिकारियों के साथ सिसोदिया से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। तो ये जो अहम जानकारियां सी अरविंद की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दी गई हैं, इनको कोई नहीं झुठला सकता। सी अरविंद के बयान से भी ये साफ होता था कि अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी पॉलिसी में साउथ लॉबी को ध्यान में रखकर जो बदलाव किए गए थे उनके बारे में सारी जानकारी थी। और फिर आप ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को, उस वक्त सिसोदिया ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि नई आबकारी पॉलिसी का फैसला एक सामूहिक फैसला था, यानी कि सबने मिलजुल कर वो फैसला लिया था। तो सामूहिक फैसले का मतलब यह है कि कैबिनेट की बैठक में वो फैसला लिया गया था, और कैबिनेट की बैठक में कौन कौन लोग थे? सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। सीएम होने के नाते वो कैबिनेट के मुखिया ही हुए, और कैलाश गहलोत से भी ईडी की टीम ने पिछले महीने पूछताछ की थी, करीब करीब 6 घंटे पूछताछ की थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आबकारी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था और उसे जब तक कि अपलोड भी नहीं किया गया था, तब तक कैलाश गहलोत ने उस ड्राफ्ट को के कविता को भेज दिया था। इसके अलावा सीबीआई ने यह जानकारी भी दी है कि अरविंद केजरीवाल ने 16 मार्च 2021 को साउथ लॉबी के शराब कारोबारी मगुंटा रेड्डी से दिल्ली में सचिवालय में मुलाकात की थी। मगुंटा रेड्डी जो कि सांसद थे, उन्होंने ये कहा था अरविंद केजरीवाल से कि उन्हें सपोर्ट चाहिए कि उनकी एंट्री दिल्ली के शराब कारोबार में हो। तब अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि इसकी एवज में उन्हें पार्टी में फंड देना होगा। और यही बात तो ईडी बार बार कह रही है कि 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे। और ये जो मगुंटा रेड्डी है, इन्होंने बाद में हैदराबाद में जाकर बीआरएस की नेता के कविता से मुलाकात की थी, और ये बताया था कि केजरीवाल ने ये मुलाकात करने के लिए कहा है। तब के कविता ने मगुंटा रेड्डी से 50 करोड़ रुपए मांगे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी पॉलिसी में साउथ लॉबी के फायदे को ध्यान में रखने के लिए जो बदलाव करने थे उसके लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। और सीबीआई इसी रिश्वत वाले एंगल की ही तो जांच पड़ताल कर रही है। और 11 मार्च को जब हैदराबाद से के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो ईडी के साथ पूछताछ के दौरान के कविता ने कहा था कि उन्होंने साजिश रची थी सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर, क्योंकि साउथ लॉबी की एंट्री वो चाहती थी शराब कारोबार में, और सिसोदिया और केजरीवाल ने कहा था कि इसकी एवज में उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो जब के कविता ने ये जानकारी ईडी को दी, तो ये जानकारी ईडी ने सीबीआई के साथ शेयर की। ये शराब घोटाला जो है, इसमें ओरिजिनली एफआईआर तो सीबीआई ने ही दर्ज की थी।
और जब इस मामले में पैसे का लेन देन सामने आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया था, तब ईडी की एंट्री हुई थी। तो दोनों जांच एजेंसियां पैरेलल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सारी जानकारी शेयर कर रही हैं। तो जिस दिन की कविता ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का नाम लिया था, उसी दिन इस बात के आसार पैदा हो गए थे कि बहुत जल्द सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी या फिर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई, वो भी ईडी ने की, लेकिन उससे पहले भी सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था कि वो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। और ये बात सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उस वक्त कही थी जब मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका लेकर वहां पहुंचे थे। तब सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि इस वक्त शराब घोटाले की जांच पड़ताल एक ऐसे मकाम पर है, एक ऐसे अहम मकाम पर है जहां पर सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल नेता है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है। बाहर निकलकर वो गवाहों को डरा धमका सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और सीबीआई बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के एक और हाई प्रोफाइल नेता को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। तब सबने ये कयास लगाए थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनको सीबीआई के सूत्रों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, सेक्शन 41A के तहत गिरफ्तारी होने वाली है। आपको याद होगा आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये राग अलापा था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी ईडी ने की थी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि अब जाकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की, संजय सिंह ने ये सवाल उठाया था। उन्होंने जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था मंगलवार आधी रात को, उसमें यही आरोप लगाया था कि जब बुधवार को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, उसी वक्त सीबीआई ने उनको तिहाड़ जेल में जाकर एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया। लेकिन हकीकत यह है कि सीबीआई लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। जो रिश्वत का पैसा लिया गया है उसको लेकर तमाम तथ्य और सबूत इकट्ठा कर रही थी, और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने तिहाड़ जेल जाकर पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और फिर अरविंद केजरीवाल को आधी रात को गिरफ्तार किया। तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सीबीआई और ईडी, यही दो जांच एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी की एंट्री हुई थी। तो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है आम आदमी पार्टी? ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई? सीबीआई ने तो अरविंद केजरीवाल से पिछले साल अप्रैल महीने में पूछताछ भी की थी। और ये सवाल जो बार बार उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का तो नाम भी सीबीआई की एफआईआर में नहीं था, अब जाकर उनका नाम कैसे आ गया? अप्रैल महीने में उनसे जो पूछताछ की थी सीबीआई ने, वो तो गवाह के तौर पर की थी, अब अरविंद केजरीवाल को आरोपी कैसे बना दिया सीबीआई ने? ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि शुरुआत में सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की भूमिका नजर नहीं आई, लेकिन तहकीकात करने के बाद जैसे जैसे गवाहों से पूछताछ हुई और कविता का बयान सामने आया जिसमें साजिश की बात कही गई, जिसमें यह कहा गया कि 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को उन्होंने दिए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के साथ साथ नई आबकारी पॉलिसी को बनाने को लेकर क्या भूमिका रही है, उसका खुलासा सीबीआई के सामने हुआ। तभी तो अरविंद केजरीवाल अब आरोपी बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई ने एक दिन पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल गवाह हैं और अगले दिन कहा कि आरोपी हैं। जांच एजेंसियों को इस तरह के मामलों की तहकीकात करने में वक्त लगता है, इसमें हैरानी की क्या बात है? और गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत दिलाने में साम दाम दंड भेद सारे तरीके आम आदमी पार्टी अपना रही है, वो सारे तरीके सिसोदिया के मामले में क्यों नहीं अपनाए गए? सिसोदिया 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बाहर थे, अरविंद केजरीवाल तो 3 महीने से ही तिहाड़ जेल में बंद है। उससे पहले उन्होंने भी सिसोदिया को जमानत दिलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई तो आप देखिए हर दूसरे दिन वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं।
कभी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत मांगी भी नहीं थी प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से उनको चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। और याद कीजिए, सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वो प्रचार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको तो कहीं से कोई राहत नहीं मिली। तो क्या आम आदमी पार्टी में सिसोदिया को लेकर सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्योंकि इस तरफ स्वाति मालीवाल ने भी ध्यान दिलाया था। स्वाति मालीवाल ने कहा था कि जितनी मशक्कत विभव कुमार के लिए की जा रही है, वैसी मशक्कत अगर सिसोदिया के लिए की जाती तो वो बाहर होते। ये स्वाति मालीवाल ने कहा था, इशारा किया था उन्होंने कि आम आदमी पार्टी के अंदर सिसोदिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और खुद अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि सिसोदिया निर्दोष है। तो अगर वो निर्दोष थे तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे इस्तीफा क्यों लिया था अरविंद केजरीवाल ने? आज वो खुद तिहाड़ जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी है। तो फिर सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया गया था? एक हफ्ते के अंदर उनसे सरकारी बंगला भी खाली करवा लिया था अरविंद केजरीवाल ने। अगर अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को निर्दोष मानते तो उनसे इस्तीफा नहीं लेते, उनसे सरकारी बंगला खाली नहीं करवाते। सत्येंद्र जैन के मामले को देखिए, सत्येंद्र जैन से अरविंद केजरीवाल ने 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन 9 महीने तक वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। सारे पक्ष, सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही थी, लेकिन सिसोदिया से इस्तीफा लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया था कि वो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को दोषी मानते हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। और अब जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के फंदे में फंस गए हैं, तो वो सीबीआई की विशेष कोर्ट में कह रहे थे कि मैं भी निर्दोष हूं और सिसोदिया भी निर्दोष था। तो सिसोदिया अगर निर्दोष था तो अरविंद केजरीवाल ने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए क्या किया, कितनी मशक्कत की, ये सबके सामने है। तो सवाल तो फिर यही है कि जब शराब घोटाले में पिछले 16 महीने से सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई, विजय नायर को जमानत नहीं मिल पाई, कि कविता को महिला होने के बावजूद ईडी से जमानत नहीं मिल पाई, तो फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल जाएगी? यानी कि ऊंट पूरी तरह से पहाड़ के नीचे आ चुका है। अरविंद केजरीवाल अगर सीबीआई के सवालों के जवाब देंगे तो भी फंसेंगे, अगर सीबीआई के सवालों से कन्नी काटेंगे तो भी फंसेंगे। और रही बात ईडी की, तो ईडी ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है और सारे सबूतों का पुलिंदा दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आम आदमी पार्टी, सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत के लिए जाती भी है, तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी, इसके आसार अब बहुत कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।